हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। हरियाणा संपूर्ण जी के हमारा चला हुआ है। आज करेंगे पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 7 में हम कंप्लीट करेंगे हरियाणा के उद्योग धंधे और हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। और इसमें 25 प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं, सारे के सारे विद डिटेल करेंगे ताकि एक क्वेश्चन से अगर हमारे और भी क्वेश्चन पूछे जाए तो हम इजीली उसको कर पाएँ। तो अगर आपको पार्ट नंबर 1 to 6 संपूर्ण हरियाणा जीके का देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस भी आपको देखने हैं तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके भी 10 पार्ट हैं, वो भी आप एग्जाम से पहले करके जाना। तो टॉप 25 प्लस क्वेश्चन करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एग्जाम में 201% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। हरियाणा के उद्योग धंधे से स्टार्ट करते हैं हम। कागज और प्लाईवुड उद्योग। कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यमुनानगर इसके लिए प्रसिद्ध है। और इसमें थोड़ा और देख लेते हैं डिटेल में। 1929 में बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना। बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना मर्सस मैसर्स पंजाब पंप एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड के नाम से हुई। ठीक है, 1929 में बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना, जो ये मिल है इसकी स्थापना ये मैसर्स पंजाब पंप एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर, कहाँ? अब्दुल्लापुर लिमिटेड के नाम से हुई। और 1933 में, कब? 1933 में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना। कौन सी मिल की स्थापना? 1933 में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना लाहौर में की गई। कहाँ पर की गई? लाहौर में की गई। कब की गई? 1933 में। कौन सी मिल की? सरस्वती शुगर मिल की स्थापना की गई। 1933 में रेलवे कैरेज तथा वैगन वर्कशॉप जगाधरी की स्थापना की गई। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेलवे कैरेज तथा वैगन वर्कशॉप जगाधरी पूछा जा सकता है। वैगन वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जो जगाधरी में। और 1933 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, 1933 में इसकी स्थापना हुई। और क्या है ये, किस लिए फेमस है? यह भारतीय रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप है। कौन सी? भारतीय रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप है। कौन सी वर्कशॉप है? वैगन वर्कशॉप। रेलवे कैरेज एवं वैगन वर्कशॉप जो कि जगाधरी में है, भारत की एकमात्र वर्कशॉप है जहां जो कि शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत का कार्य किया जाता है। कौन सी? शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत का कार्य यहाँ किया जाता है। और 1938 में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में की गई। कब? 1938 में। किस चीज़ की? भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई यमुनानगर में। यमुनानगर में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई। भारतीय सेना हेतु गोला बारूद रखने के बक्सों की 60% पूर्ति यमुनानगर करता है। किसके लिए? भारतीय सेना हेतु गोला बारूद रखने के लिए जो बक्से की जरूरत पड़ती है, तो 60% आपूर्ति कौन करता है? यमुनानगर करता है। और बिल्ट बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी यमुनानगर में है। कौन सी? बिल्ट। ये याद रखना, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों यहाँ से। बिल्ट बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी की स्थापना भी यमुनानगर में है। तो ये है भी हमारा यमुनानगर में है, बिल्ट बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी यमुनानगर में। देश का अत्याधुनिक और सबसे बड़ा तेल संशोधक कारखाना कहाँ है? तो सबसे बड़ा अत्याधुनिक तथा सबसे बड़ा तेल शोधक जो है कारखाना हमारा पानीपत में है। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? अत्याधुनिक पानीपत में। और तेल शोधक कारखाना, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नोट, तेल शोधक कारखाना इसकी स्थापना 1980 कब हुई? तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1980 में
करनाल के बाहोली में की गई। करनाल के कौन से बाहोली में की गई तेल शोधक कारखाने की स्थापना? करनाल के बाहोली में 1980 में। ठीक है। भारतीय सेना के लिए बनने वाले 75% कंबल, कितने? भारतीय सेना के लिए बनने वाले 75% कंबल पानीपत से तैयार किए जाते हैं। सेना के लिए 75% कंबल जो है हमारे पानीपत से तैयार किए जाते हैं। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? तो भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई हमारी 1937 में। 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई। और जो तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1980 में हुई। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई। और भिवानी सूती धागे तथा सूती वस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सूती धागे और सूती वस्त्र बनाने के लिए भिवानी प्रसिद्ध है। और एक और जिला है फ्रेंड्स, हिसार, वो भी मैं लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगी, उसमें आ जाएगा। तो भिवानी सूती धागे तथा सूती वस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। 1945 में सूती वस्त्र बनाने के लिए यह पहली मील लगाई गई। कब? 1945 में सूती वस्त्र बनाने के लिए पहली मील कहाँ पर? भिवानी में लगाई गई और 1937 में लगाई गई। ठीक है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। चरखी दादरी कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चरखी दादरी है जो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है चरखी दादरी। और यहाँ 1939, कब? 1939 में चरखी दादरी, जब अब नया जो जिला बना है में क्या, सेठ रामकृष्ण डालमिया ने जर्मनी के संयोग से सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की। कौन सी फैक्ट्री की स्थापना की? सीमेंट फैक्ट्री की। और किसके साथ? जर्मनी के साथ मिलकर। किसने? सेठ रामकृष्ण डालमिया ने 1939 में और स्थापना की, जिससे कि 1981 में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, CCI, इसकी फुल फॉर्म सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, 1981 में किसने? सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अधिग्रहण इसका कर लिया। ठीक है, याद रखना है आपको। स्टील इस्पात उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? स्टील सीमेंट के लिए हमारा कौन सा? चरखी दादरी। और स्टील इस्पात उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? स्टील के लिए है हिसार। स्टील हिसार। ठीक है, स्टील और इस्पात उद्योग के लिए हमारा हिसार प्रसिद्ध है। हिसार टेक्सटाइल मिल तथा जिंदल पाइप फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। जो हिसार है वह हमारा टेक्सटाइल मिल, कौन सी? टेक्सटाइल मिल तथा जिंदल पाइप फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है हिसार। आगे चलते हैं। गुरुग्राम 6th क्वेश्चन है हमारा। गुरुग्राम प्रसिद्ध है। गुड़गांव किस लिए प्रसिद्ध है? सबको पता है, मारुति उद्योग के लिए गुरुग्राम प्रसिद्ध है। ऊन उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऊन उद्योग के लिए हिसार और पानीपत ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पानीपत से ऊन ऐसे याद रह जाएगा क्योंकि ज़्यादातर कंबल जो हमारे पानीपत से मिलते हैं। तो ऊन हिसार और पानीपत, ऊन उद्योग हिसार और पानीपत में होता है सबसे ज़्यादा। चमड़ा उद्योग जो है वो हमारा फरीदाबाद और जींद। चमड़ा, जींद की जूती होती है ना, तो चमड़ा उद्योग हमारा फरीदाबाद और जींद। और रेवाड़ी कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेवाड़ी हमारा है चमड़े के जूते, क्या? चमड़े के जूते और बर्तन, तांबा और पीतल के बर्तन और उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन? रेवाड़ी। रेवाड़ी चमड़े के जूते और बर्तन, तांबा और पीतल वाले बर्तन यहाँ पर रेवाड़ी में देखने को मिलते हैं। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर चैनल पर रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले हैं लेकिन सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। करनाल जिले में किसके लिए फेमस है? करनाल लिबर्टी जूते के लिए करनाल फेमस है। लिबर्टी जूते के लिए करनाल फेमस है। सोनीपत जिले में एटलस साइकिल सोनीपत जिले में। पंचकुला जो है हमारा HMT उद्योग, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स
टूल्स के लिए प्रसिद्ध है? HMT उद्योग के लिए प्रसिद्ध है हमारा पंचकूला। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल। आगे चलते, कागज उद्योग के लिए हमारा फरीदाबाद जगाधरी प्रसिद्ध है। कागज उद्योग के लिए फरीदाबाद जगाधरी प्रसिद्ध है। और सिलाई मशीन तथा उसके पुर्जों के लिए हमारा कैथल। कैथल जो है सिलाई मशीन तथा उसके पुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। सूती कपड़ा हिसार और भिवानी के लिए प्रसिद्ध है सूती कपड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं भिवानी का, तो मैं हिसार भी मैं बता रही थी, वह ये सूती कपड़ा मिल है हिसार और भिवानी में। और अंबाला से वैज्ञानिक उपकरणों के निर्यात में 20% माल भेजा जाता है। अंबाला से, कहाँ से? अंबाला से, क्वेश्चन में भी आंसर है। अंबाला से वैज्ञानिक उपकरणों के निर्यात में 20% माल भेजा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक उपकरणों के निर्यात, निर्यात मतलब कहीं से कहीं भेज देना, आयात मतलब मंगवा लेना। तो वैज्ञानिक उपकरण निर्यात करता कौन? अंबाला। 20% माल भेज जाता है। अंबाला जो है मिक्सर और वैज्ञानिक उपकरणों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। विश्व में बहुत मायने रखती है ये बात। तो जो अंबाला है वह विश्व भर में प्रसिद्ध है। अंबाला मिक्सर और वैज्ञानिक उपकरणों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और क्या है इसमें? सिलाई मशीन उद्योग भी यहाँ पर मिलता है अंबाला में, सिलाई मशीन उद्योग। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17, फरीदाबाद कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो फरीदाबाद हमारा कृषि यंत्र उद्योग के लिए, इंजीनियरिंग उद्योग के लिए, प्लास्टिक उद्योग के लिए और बाटा जूते उद्योग के लिए फरीदाबाद प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। कृषि यंत्र उद्योग के लिए जो है हमारा ट्रैक्टर उद्योग, जो कृषि के लिए हम कौन से ट्रैक्टर का यूज करते हैं? तो कृषि के लिए कृषि यंत्र उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग या फरीदाबाद में मिलता है। इंजीनियरिंग उद्योग जो है राजदूत मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल है, इंजीनियरिंग उद्योग से मिलती है। प्लास्टिक उद्योग से हमें रबड़ उद्योग तथा बल्लभगढ़ ऑटोमोबाइल उद्योग, तो ये यहाँ से होते हैं। और बाटा जूता उद्योग यामा मोटर कंपनी के हमारे, और बाटा जूता उद्योग, ये सारे उद्योग हमारे फरीदाबाद से संबंधित है। तो आपको सारे याद रखने हैं। कृषि यंत्र उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, रबड़ उद्योग, बल्लभगढ़ ऑटोमोबाइल उद्योग और बाटा जूता उद्योग और यामा मोटर कंपनी उद्योग, ये सारे फरीदाबाद से संबंधित है। तो आपको याद रखने 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये हमारे सारे उद्योग से संबंधित क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी हम करेंगे नदियों से संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, और उससे पहले मैं थोड़ा सा जल्दी आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो रिवाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे यमुनानगर में कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यमुनानगर कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और 1929 में बल्लारपुर पेपर मिल की स्थापना मेसर्स पंजाब पंप एंड पेपर मिल अब्दुल्लापुर लिमिटेड के नाम से हुई। और 1933 में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना 1933 में हुई। 1933 में रेल कैरेज और तथा वैगन वर्कशॉप की स्थापना की गई, जो कि जगाधरी में हुई। रेलवे कैरेज तथा वैगन वर्कशॉप 1933 में जगाधरी में। ठीक है, 1933 में सरस्वती शुगर मिल की स्थापना यमुनानगर में ही है, चल रही है। और फिर नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था जो रेलवे होती है, रेलवे में भारतीय रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप है जहां हम शताब्दी एक्सप्रेस की मरम्मत करते हैं यमुनानगर में। 1938 में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में की गई। 1938 में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में यमुनानगर में। भारतीय सेना का जो गोला बारूद रखने के लिए बक्सों का यूज होता है 60% यमुनानगर से ही मिलते हैं। और बिल्ट बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी भी यमुनानगर में है। बिल्ट बिलासपुर इंडस्ट्री लिमिटेड टेक्नोलॉजी भी हमारे यमुनानगर में है। देश का अत्याधुनिक तथा सबसे बड़ा तेल उद्योग तेल शोधक पानीपत में है। और तेल शोधक कारखाना की स्थापना 1980 में हुई। कब हुई? 1980 में तेल की। और करनाल के बाहुली में की गई।
भारतीय सेना के लिए बनने वाले 75% जो कंबल हमें पानीपत से तैयार होते हैं। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? 1937 में हुई भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना। भिवानी सूती उद्योग सूती धागे तथा सूती वस्त्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। 1945 में सूती वस्त्र बनाने के लिए पहली मिल यहाँ पर लगी। 1945 में सूती वस्त्र बनाने के लिए पहली मिल जो है भिवानी में लगाई गई। और आगे चलते हैं, इसके ही नेक्स्ट पे चरखी दादरी जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 1939 में जो है चरखी दादरी, अब जब नया जिला बनने के बाद सेठ रामकृष्ण डालमिया ने जर्मनी के साथ जो है संयोग करके इस सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की और जिसे 1981 में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने अधिकरण में ले लिया था। 1981 में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1981 में अपने अधिकरण में ले लिया और 1939 में जो यह है सीमेंट उद्योग स्टार्ट हुआ चरखी दादरी में और सेठ रामकृष्ण डालमिया ने जर्मनी के संयोग से इसका जो है फैक्ट्री की स्थापना की। आगे चलते हैं, स्टील इस्पात उद्योग हमारा हिसार से मिलता है। हिसार टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल मिल तथा जिंदल पाइप फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। हिसार जो है टेक्सटाइल मिल तथा जिंदल पाइप फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। गुरुग्राम है जो हमारा मारुति के लिए। ऊन जो है हमारा हिसार और पानीपत में। चमड़ा उद्योग फरीदाबाद और जींद में। रेवाड़ी में हमारे चमड़े के जूते, बर्तन तथा तांबा तथा पीतल के बर्तन मिलते हैं। तो ये हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। 9 के बाद हमारा 10वां क्वेश्चन क्या था? 10वां क्वेश्चन था हमारा करनाल जिले में। करनाल जिले में हमें लिबर्टी के जूते मिलते हैं और सोनीपत जिले में मेटलस साइकिल। और पंचकुला है जो हमारा HMT उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल। और कागज के लिए हमें फरीदाबाद और जगाधरी प्रसिद्ध है। सिलाई मशीन तथा उसके पुर्जों के लिए जो उद्योग होता है वो कैथल में होता है। सूती कपड़ा मिल जो हिसार और भिवानी में होता है। अंबाला से वैज्ञानिक उपकरणों के निर्यात में 20% जो है माल भेजा जाता है। अंबाला मिक्सचर और वैज्ञानिक उपकरणों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और सिलाई मशीन उद्योग। फरीदाबाद कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फरीदाबाद हमारा कृषि यंत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है जिसमें ट्रैक्टर उद्योग प्रसिद्ध है। और इंजीनियरिंग उद्योग राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग। और जो है हमारा प्लास्टिक उद्योग, रबड़ उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग और बाटा जूते उद्योग तथा यामाहा मोटर कंपनी, ये सारे ही फरीदाबाद से संबंधित है तो आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं हम अपने जो है नेक्स्ट टॉपिक पर। कौन से पर? हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। हरियाणा की प्रमुख नदियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक क्लियरली समझ लेना चाहिए इसको। यमुना नदी का उद्योग स्थल कहाँ से होता है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो उद्गम कहाँ से होता है यमुना का? आपको पता है उत्तराखंड के पास यमुनोत्री हिमनद तथा या बंदरपूंछ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यमुना का उत्तराखंड के पास यमुनोत्री हिमनद या बंदरपूंछ की जो है पहाड़ियों से इसका जो है उद्गम होता है। और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं, जो इसकी सहायक नदियाँ उनके बारे में भी जान लेते हैं। यह नदी यमुनानगर, यह नदी जो है हमारी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, कौन से? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, करनाल, फरीदाबाद, पलवल, फरीदाबाद पलवल से बहती है। ठीक है, यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद पलवल से बहती है। और जो यमुना नदी है, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में 320 किलोमीटर लंबी, कितने किलोमीटर? 320 किलोमीटर लंबी पूर्वी सीमा पर बहती है। कौन सी पर? पूर्वी सीमा पर बहती है, जो कि जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में है। यह ताजेवाला यमुनानगर कहाँ? यह ताजेवाला यमुनानगर में कलेसर के समीप हरियाणा में प्रवेश करती है। ताजेवाला यमुनानगर में कलेसर के समीप, तो ये पूछ लिया जाएगा तो किसके समीप से जो यमुना नदी प्रवेश करती है? तो यह कलेसर के समीप से हरियाणा में प्रवेश
करती है तथा हसनपुर पलवल से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से होते हुए? हसनपुर पलवल से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है यमुना नदी। रेणुका लखवार किसाऊ बांध यमुना नदी पर ही स्थित है। तो ये हमारे कुछ बांध हैं जो कि यमुना नदी पर स्थित है, आपको ये याद रखने हैं। तो पूछ लिया जाएगा रेणुका बांध कौन से नदी पर स्थित है? तो ये रेणुका लखवार और किसाऊ, रेणुका लखवार किसाऊ, ये तीनों बांध हमारे यमुना नदी के ऊपर है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है यमुनोत्री, हिमनद तथा बंदरपूछ की पहाड़ियों से माना जाता है, जो कि उत्तराखंड के पास से निकलती है। और यह नदी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल से बहती है तथा यमुना नदी जो है हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की एक लंबी सीमा, जो कि 320 किलोमीटर लंबी है, पूर्वी सीमा पर बनाती है। ठीक है, और यह ताजेवाला यमुनानगर में कलेश्वर के समीप हरियाणा में प्रवेश करती। ताजेवाला यमुनानगर में कलेश्वर के समीप से यह हरियाणा में प्रवेश करती तथा हसनपुर पलवल से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। हसनपुर पलवल से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में कहाँ से? हसनपुर पलवल से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। और रेणुका लखवार किसाऊ बांध यमुना नदी पर ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है हमारी घग्गर नदी? यह है डगरोई हिमाचल प्रदेश से निकलती है। डगरोई हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी निकलती है। डगरोई हिमाचल प्रदेश से निकलती है जो हमारी घग्गर नदी है। यह नदी कालका पंचकुला से होती हुई, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, नोट। यह नदी कालका पंचकुला से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से होकर? कालका पंचकुला से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है घग्गर नदी। और यह डिगरोई हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और यह नदी अंबाला, कहाँ? अंबाला, पंचकुला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से बहती है। अंबाला, पंचकुला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से यह नदी बहती है तथा हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। तो हनुमानगढ़ राजस्थान में यह घग्गर नदी प्रवेश कर जाती है। घग्गर और उसकी सहायक नदियों पर 4 कम ऊंचाई वाले बांध है। कौन से? 4। घग्गर नदी पर कितने बांध है? 4 कम ऊंचाई वाले बांध है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कौन से तो ये है हमारे कौशल्या बांध, दगरान बांध, छामला बांध और दीवानवाला बांध। कौशल्या बांध, दगरान बांध, छामला बांध और हमारा दीवानवाला बांध, ये 4 बांध है कम ऊंचाई वाले जो कि घग्गर नदी पर स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं हम सरस्वती नदी पर। उससे पहले घग्गर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपके दिमाग में आ जाए और अच्छे से याद रहे। घग्गर नदी है ये डगरोई हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यह नदी कालका पंचकुला से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है। कालका पंचकुला, यहाँ से डगरोई हिमाचल प्रदेश, कालका पंचकुला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती। यह नदी अंबाला, पंचकुला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, अंबाला, पंचकुला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से बहती हुई हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है। अभी पूछ लिया जा सकता है कि राजस्थान में कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है घग्गर नदी। घग्गर और उसकी सहायक नदियों पर 4, कौन सी? घग्गर पर उसकी सहायक नदियों पर 4 कम ऊंचाई वाले बांध है। कौन से? कौशल्या बांध, दगराना बांध, छामला बांध, दीवानवाला बांध। ठीक है, आगे चलते हैं हम सरस्वती नदी पर। अब सरस्वती नदी के बारे में जान लेते हैं। सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो सरस्वती नदी जो हमारी सिरमौर जिले से निकलती है। कहाँ से? सरस्वती सिरमौर जिले से सरस्वती नदी निकलती है, जो कि हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है। सिरमौर जिले हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों से जो है हमारी सरस्वती नदी निकलती है। ठीक है, यह नदी अंबाला कुरुक्षेत्र कैथल में बहती है।
कौन सी? अंबाला कुरुक्षेत्र कैथल में हमारी सरस्वती नदी बहती है। मारकंडा और टांगरी सरस्वती नदी की सहायक नदियाँ। कौन सी दो नदियाँ सरस्वती नदी की सहायक नदियाँ? ये नाम पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखने हैं। जो हमारा मारकंडा और टांगरी है, जो ये दो नदियां हैं सरस्वती नदी की सहायक नदियां। ठीक है, मारकंडा और टांगरी सरस्वती नदी मारकंडा और टांगरी नदी के जल को घग्गर नदी में उड़ेल देती है। जो सरस्वती नदी है ना, वो इसकी जो दो सहायक नदी है मारकंडा और टांगरी, इस नदी के जल को कहाँ? घग्गर नदी में उड़ेल देती है, और अर्थात यह नदी घग्गर नदी में मिल जाती है, और यह नदी घग्गर नदी में मिल जाती, सरस्वती नदी घग्गर नदी में मिल जाती है मारकंडा और टांगरी के साथ। यमुनानगर के मुस्तफाबाद गांव में, जब यमुनानगर के मुस्तफाबाद गांव में सरस्वती के बहने के सबूत मिलते हैं। तो यमुनानगर के कौन से गांव में? मुस्तफाबाद गांव में सरस्वती के बहने के जो है सबूत मिलते हैं। इसी कारण से मुस्तफाबाद का नाम जो है बदलकर सरस्वती नगर रख दिया गया। कौन से नगर का नाम बदलकर सरस्वती नगर रख दिया गया? तो मुस्तफाबाद नगर का नाम बदलकर सरस्वती नगर रख दिया गया, जो कि यमुना नगर का है। तो मुस्तफाबाद गांव कहाँ से है? यमुना नगर का। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21 पर। टांगरी नदी कहाँ से निकलती है? तो टांगरी नदी किसकी नदी थी? सरस्वती नदी की सहायक नदी थी टांगरी नदी, और जो है मारकंडा नदी भी सरस्वती नदी की सहायक नदी। तो यह कहाँ से निकलती है? तो टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, और वो जो सरस्वती नदी है वो हमारा सिरमौर जिले से निकलती है। सरस्वती सिरमौर जिले, और टांगरी नदी हमारी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। यह मारकंडा और सरस्वती की सहायक नदी है। किसकी? मारकंडा और सरस्वती की सहायक नदी है हमारी। कौन सी? मारकंडा और सरस्वती की सहायक नदी है टांगरी नदी। यह नदी अंबाला जिले में बहती है। कौन से जिले में बहती है? टांगरी नदी अंबाला जिले में बहती है, और तथा यह मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती है, और यह मुलाना के समीप टांगरी नदी मारकंडा नदी में मिल जाती है। मुलाना के समीप मारकंडा नदी में जो टांगरी नदी मिल जाती है, अंबाला जिले में यह बहती है, और सरस्वती की यह सहायक नदी है, और मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? टांगरी नदी। ठीक है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो मारकंडा नदी हमारी निकलती है, यह नदी हिमाचल प्रदेश के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर अंबाला के नज़दीक में प्रवेश करती है। तो कहाँ? अंबाला के नज़दीक में प्रवेश करती है। यह भी अंबाला जिले में बहती है टांगरी, और यह भी अंबाला के नज़दीक में प्रवेश करती है, और हिमाचल प्रदेश के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है मारकंडा नदी। और इसका प्राचीन नाम पूछ लिया जा सकता है, तो प्राचीन नाम इसका रहा है अरुणा। अरुणा है मारकंडा नदी का प्राचीन नाम। यह अंबाला कुरुक्षेत्र शाहाबाद में बहती है। कहाँ कहाँ? अंबाला कुरुक्षेत्र शाहाबाद में यह जो नदी बहती है, और अंत में सरस्वती नदी में जाकर मिल जाती है। कौन सी? मारकंडा नदी भी अंत में सरस्वती नदी में जाकर मिल जाती है, क्योंकि इसकी सहायक नदी है, अर्थात यह सरस्वती नदी की सहायक नदी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सरस्वती, मारकंडा, टांगरी जो ये तीनों नदियां हैं एक दूसरे से इंटर रिलेट है। आपको याद रखना है, स्पेशली ये पता लगना चाहिए, आपको ये याद रखना चाहिए कि जो सरस्वती नदी है वो कहाँ से निकलती है? सिरमौर जिले से, और जो हमारी टांगरी नदी है मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, और जो मारकंडा नदी है यह हमारी हिमाचल प्रदेश के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, और अंबाला में बहती है। ये भी हमारी अंबाला में बहती है। टांगरी और मारकंडा दोनों सरस्वती नदी की सहायक नदियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यमुनानगर में जो मुस्तफाबाद है, इस गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया? सरस्वती नगर रख दिया गया। और मुस्तफाबाद गांव कहाँ है? यमुनानगर में है। ठीक है, आपको ये सारा कुछ याद रखना है। और जो मारकंडा और टांगरी नदी है, जो इनका जो जल है, जो सरस्वती नदी है, कौन सी नदी में मिला देती है? घग्गर नदी में उड़ेल देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 23 पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नदियों से रिलेटेड हमारा 1000% पेपर में मिलता है क्वेश्चन, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से करने हैं। इसीलिए मैंने छोटा टॉपिक लिया है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ताकि अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ। आगे चलते हैं 23 क्वेश्चन पर। साहिबी नदी को
इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्दी से 23 क्वेश्चन करते हैं। साहिबी नदी की ओर किस नाम से जाना जाता है? तो जो साहिबी नदी है ना फ्रेंड्स, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको हम दृशद्विती भी कहते हैं। दृशद्विती किसको कहते हैं? साहिबी नदी को दृशद्विती भी कहते हैं। यह नदी जयपुर के उत्तर में, यह जो नदी है जो हमारी जयपुर के उत्तर में 113 किलोमीटर दूर मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट मेवात की बहरोड पहाड़ियों से निकलती है। तो जो साहिबी नदी है इसका जो है इसको किस नाम से जानते हैं? दृशद्विती के नाम से इसको जानते हैं। और यह नदी जयपुर के उत्तर में 113 किलोमीटर दूर मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट मेवात की बहरोड पहाड़ियों से निकलती है। मेवात की बहरोड पहाड़ियों से साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? मेवात की बहरोड पहाड़ियों से निकलती है, और जो कि मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट स्थित है और जयपुर के उत्तर में 113 किलोमीटर दूर स्थित है। यह कोट कासिम के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कहाँ से के समीप से यह हरियाणा में प्रवेश करती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कोट कासिम के निकट हरियाणा में यह प्रवेश करती है। कोट कासिम के निकट साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। और जो है साहब क्या पहनते हैं? कोट। तो ऐसे इंटर रिलेट भी कुछ आप कर सकते हो। कोट कासिम के निकट से हरियाणा में प्रवेश करती है। अंत में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अंत में जो हमारी साहिबी नदी है यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 24 कर लेते हैं। 24 क्या है? इंदौरी नदी कहाँ पर से निकलती है? जो इंदौरी नदी है हमारी कहाँ से निकलती है? इंदौरी नदी हमारी यह नदी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। तो और हमारी साहिबी नदी भी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, और यह इंदौरी नदी भी हमारी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी 2 शाखाओं में बंटकर एक शाखा रेवाड़ी के पास साहिबी नदी में मिला देती है। कौन सी? इंदौरी नदी एक जो शाखा है साहिबी, ये जो साहिबी नदी की थी रेवाड़ी के पास साहिबी नदी में मिल जाती है। और इसकी जो दूसरी शाखा है फ्रेंड्स, ये है कुछ अन्य बरसाती नालों और नालों का पानी लेकर पटौदी के निकट साहिबी नदी में ही मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों शाखाएं साहिबी नदी में मिल जाती हैं। आगे चलते हैं। यह नदी जहाँ से निकलती है वहाँ प्राचीन समय में इंदौर नामक स्थान था। तो जो ये नदी मेवात के पास से निकलती वहाँ इंदौर नामक स्थान था, और जिसके कारण इसका जो नाम है इंदौरी नदी भी पड़ा। तो इसका नाम क्या पड़ा? इंदौरी नदी। कौन सी नदी का नाम पड़ा? इंदौरी नदी। इंदौरी नदी का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इंदौर जो है इंदौर नज़दीक स्थान था, तो उसके नाम पर इंदौरी नदी इसका नाम पड़ गया। मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। हरियाणा के दक्षिण में प्रवेश होने वाली 2 प्रमुख नदियां साहिबी और इंदौरी हैं। हरियाणा के दक्षिण में कौन सी 2 नदियां प्रवेश करती है? साहिबी और इंदौरी हरियाणा के दक्षिण में प्रवेश करने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दोहान नदी कहाँ से निकलती है? तो दोहान नदी हमारी निकलती है डोसी नारनौल के निकट से निकलती है। कहाँ से? दोहान नदी हमारी डोसी नारनौल के निकट से निकलती है। याद रखना है, डोसी नारनौल के निकट से जो है हमारी दोहान नदी निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। दोहान नदी, यह नदी डोसी नारनौल के से निकलती है। यह एक मौसमी नदी है। कौन सी नदी? दोहान नदी। दोहान नदी हमारी मौसमी नदी है जो अंत में जाकर साहिबी नदी में मिल जाती है। हमने 2 नदी की है, साहिबी और इंदौरी, तो यह अंत में जाकर जो हमारी दोहान नदी है साहिबी नदी में मिल जाती है। इस नदी के बारे में कहा जाता है यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिया के नेत्र से निकली थी। तो जो भृगु ऋषि थे ना, उनकी जो पत्नी है उनके जो है दिव्य पोलिया के नेत्रों से निकली थी।
ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। दोहान नदी कहाँ से निकली? दोहान नदी डोसी नारनौल से निकलती है, डोसी नारनौल से निकलती है और यह मौसमी नदी है जो अंत में साहिबी नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी के बारे में कहा जाता है कि है भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिया के नेत्रों से निकली थी। दिव्य पोलिया उनकी पत्नी थी, उनके नेत्रों से निकली थी। आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा आप और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कृष्णावती नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णावती है नदी हमारी जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा नदी हमारी जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है और तथा हरियाणा के दक्षिण में प्रवेश करने वाली यह नदी नीमराणा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेटी तथा छुछुआस में बहती है। ठीक है, ये जो कृष्णावती नदी है जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है और यह हरियाणा के दक्षिण में, हरियाणा के कौन से भाग में बहती है कृष्णावती नदी? दक्षिण भाग में प्रवेश करने वाली, ठीक है, यह नदी नीमराणा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेटी तथा छुछुआस में बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी हो गई नदियाँ कंप्लीट। यहाँ से बाहर नहीं आएगा पेपर में, तो आपको ये अच्छे से कर लेनी है। 2 से 3 बार आप वीडियो देख लोगे, समझ लोगे, सुन लोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।